क्या आप जानते हैं कि भारतीय शेयर बाजार में अचानक एक कमजोरी सी नजर आ रही है। क्या मार्केट 2024 में या उसके थोड़े दिन बाद क्रैश कर सकता है? तो आज चर्चा का विषय वो है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकें और सतर्क रह सकें मार्केट में। अगर हम रीसेंट टाइम में देखें तो ये जो गिरावट हम देख रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में, तो पिछले एक महीने में 4-4.5% से इंडियन स्टॉक मार्केट गिरा है। वहीं हांगकांग मार्केट को देखें तो 14% से वो राइज किया है, ऊपर गया है। और चाइना के शंघाई CSI 300 को देखें तो वो 22% ऊपर गया। तो एक्चुअली देखा जाए जो ये गिरावट है रीसेंट टाइम में, इसको हम एट्रीब्यूट कर सकते हैं लार्जली बाई चाइना सेल इंडिया पॉलिसी के तहत, जहां पे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपने मनी को इंडियन स्टॉक मार्केट से विड्रॉ करके उसे रीलोकेट कर रहे हैं, जहां पर उन्हें बेहतर अपॉर्चुनिटी शायद नजर आ रही है। तो क्या ये शिफ्ट भारतीय शेयर बाजार में और भी कमजोरी ला सकता है? मैं DK सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए। और अभी तक अगर आपने इस चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करें और इस चैनल की मेंबरशिप को प्राप्त करके एक नया कदम उठाएं। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। क्या वाकई में चाइना मार्केट जो है वो ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रहा है इंडियन मार्केट के कंपैरिजन में, जिस कारण से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपने पैसे को शिफ्ट कर रहे हैं इंडिया से? तो चलिए एक नजर वैल्यूएशन पे डालते हैं। तो इंडियन स्टॉक मार्केट का अगर हम ब्रॉडर मार्केट के एग्रीगेट को देखें तो पी रेशियो है 28.3। ये मैं निफ्टी 50 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ब्रॉडर मार्केट की बात कर रहा हूं। और अर्निंग का जो ग्रोथ फोरकास्ट है वो है 17.4%। तो अगर प्राइस टू अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो को देखें, पेग रेशियो को, तो वो करीब आता है 1.6 से स्लाइटली ऊपर। तो यस, मार्केट एक्सपेंसिव तो है, लेकिन अब कंपैरिजन करते हैं हांगकांग मार्केट से। तो हांगकांग मार्केट का पी रेशियो है सिर्फ 12.5 और यहां अर्निंग का जो ग्रोथ फोरकास्ट है वो है 12.1%। तो करीब करीब पेग रेशियो जो है, प्राइस टू अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो, वो 1 के आसपास आ रहा है। तो सेटनली हांगकांग मार्केट इंडियन मार्केट के कंपैरिजन में अट्रैक्टिव तो नजर आ रहा है वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कंपेल करता है FII को कि वो इंडिया से पैसा चाइना में शिफ्ट करे। और इसका इंपैक्ट फिर क्या पड़ा? तो सिर्फ अक्टूबर महीने, मैं करंट मंथ की बात कर रहा हूं, जो महीना अभी समाप्त नहीं हुआ है, इस महीने में सिर्फ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बिकवाली की है इक्विटी स्पेस में 76,418.4 करोड़। ये मैं डेटा बता रहा हूं आपको 21 अक्टूबर 2024 तक का। अगर हम डेरिवेटिव मार्केट को भी कंबाइन कर दें तो ये टोटल FII का सेलिंग जो है वो आता है 2,07,066.7। ऑफ कोर्स नेट बाइंग म्यूचुअल फंड ने की है इंडिया में, तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो हैं उन्होंने बाइंग की है, लेकिन वो बहुत कम है कंपैरिजन में। वो सिर्फ है 11,963.1। जबकि सितंबर महीने में अगर हम देखें तो FIIs ने इंडिया में बाइंग की है 49,792.8 करोड़ की, बट बहुत ज्यादा एक्सेलरेटेड सेलिंग है करंट में। तो इन इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी का प्राइस के ऊपर में रिफ्लेक्शन आ रहा है। और हम सभी जानते हैं कि भाव भगवान छे, कीमत ही भगवान है।
तो चलिए अब प्राइस चार्ट पर चलते हैं और उन क्रिटिकल लेवल्स को निकालने की कोशिश करते हैं जिसके बाद भारतीय बाजार में गिरावट बढ़ सकती है, जो हमें मदद करेगा अपने आप को तैयार रखने में और उन लेवल्स को ट्रैक करने में। दोस्तों वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। सबसे पहले हम निफ्टी 50 इंडेक्स की एक कॉम्प्रहेंसिव टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और उसके बाद एक पॉइंट जो आज रेज हुआ था लाइव स्ट्रीमिंग सेशन के दौरान, उस पर चर्चा करेंगे कि वार का स्टॉक मार्केट में हिस्टोरिकली क्या इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि अभी इजराइल में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो उस कारण से भी एक चिंता का विषय हो सकता है, लेकिन हिस्टोरिकल डेटा क्या इंडिकेट करते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि उस पॉइंट को भी हम कवर करेंगे इस टेक्निकल एनालिसिस के बाद। अब ये देखिए 2020 का बेयर मार्केट था, उसके बाद एक मेजर इंपल्स का फॉर्मेशन और उसके बाद ये करेक्शन की शुरुआत हुई। इस बीच में अगर देखें तो प्राइस करेक्शन तो हुआ बट कोई मेजर प्राइस करेक्शन नहीं, टाइम करेक्शन था, ये प्राइस करेक्शन नहीं था। और उसके बाद यहां भी देखिए टाइम करेक्शन था, ये जगह भी टाइम करेक्शन था और अल्टीमेटली करंट मंथ की कैंडल को देखें तो वन ब्लैक क्रो कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मंथ अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए हम इस कैंडल को डिफाइन नहीं कर सकते। अब मार्केट ने अभी रिसेंट टाइम में जो ऑल टाइम हाई बनाया पिछले महीने, वो था 26,277.85। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इंपॉर्टेंट ये है समझना कि मार्केट में रिसेंट टाइम में अब ये देखिए प्राइस का रेजिस्टेंस था, ये प्राइस ने कई महीनों तक रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ। तो ये एक रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट था जिसने प्राइस के एक्सपेंशन को इंडिकेट, ये देखिए प्राइस का सपोर्ट था, ये प्राइस का सपोर्ट था, ये प्राइस का सपोर्ट। तो ये एक राइजिंग वेज का जो एक चार्ट पैटर्न है उसका ब्रेकआउट हुआ है। तो ऑब्वियसली जो अपर फाइबर है इस राइजिंग प्राइस चैनल का, ये एक सपोर्ट के रूप में काम करना चाहिए, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो काम करना चाहिए। क्या यहां पर हमें कोई प्राइस एक्शन के अनुसार, जिसके अनुसार हम सपोर्ट निकाल सकते हैं? तो आप देखिए ये कैंडल जिसका एक लार्ज लोअर शैडो का फॉर्मेशन है, और इसको अगर हम एक कंसोलिडेशन को एक ब्रेकआउट की तरह देखें तो यहां पर इस कैंडल का जो क्लोजिंग है वो है 24,010 और इस कैंडल का हाई जो है वो है 24,174। तो 24,000 से 24,174 एक सपोर्ट के रूप में मंथली चार्ट में ये समझ में आ रहा है, और वो कहीं ना कहीं ये अपर फाइबर जो है इससे कंसाइड भी करता है। ठीक है, और एक कैंडल को और ध्यान से देखें, और ये कैंडल है अगस्त 2024 की। इस कैंडल का लो क्या है? 23,893। मतलब इस डिमांड एरिया को इसने पियर्स थ्रू करके एक रिकवरी दिखाई है। तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम में 24,000 से 24,170। अब कुछ बातें और है जिसको हमको एनालाइज करके समझना पड़ेगा। जैसे ये एक मेजर इंपल्सिव वेव थी, अब ये जो एक मेजर करेक्शन हुआ और जहां पे ब्रेकआउट होकर फिर प्राइस ऊपर गई, तो इसे हम बुलिश फ्लैग बोल सकते हैं। तो अब देखते हैं कि ये बुलिश फ्लैग जब बना था तो रिट्रेसमेंट कितना हुआ था। तो अगर हम इसको रिट्रेसमेंट चेक करें तो ये देखिए मैंने रिट्रेसमेंट चेक किया, ये रिट्रेसमेंट हुआ था 23.6% का रिट्रेसमेंट हुआ था। ये काफी मेजर करेक्शन था दोस्तों। इसको अगर हम मेजर करें तो अपने पीक से मार्केट टूटा था करीब करीब 18% के आसपास मार्केट टूटा था। ये मेजर करेक्शन था। यहाँ 23.6% पे प्राइस ने सपोर्ट लिया। अब यहां पर अगर देखें रिसेंट टाइम में तो इंपल्सिव वेव कौन सी हुई? ये हुई क्योंकि इस बीच में ये एक बेरिश कैंडल थी, ये बेरिश एनगल्फिंग थी। तो यहां से अगर हम इसे रिट्रेसमेंट को करें तो ये देखिए हाई तक मैंने चेक किया तो 23.6% का लेवल जो आता है वो 24,354 आता है। ठीक है, इसका मतलब ये जो डिमांड जोन हमने निकाला है
इसके ऊपर ही आ रहा है 23.6% रिट्रेसमेंट लेवल। तो ये डिमांड जोन काफी इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट डिमांड जोन है। अब इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा एक्सपांशन एनालिसिस भी करें तो यहां देखिए एक बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ था, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये एक बुलिश फ्लैग है, ये देखिए मैंने ड्रॉ किया। तो अगर इस बुलिश फ्लैग का हम टारगेट निकालें, ठीक है, इस बुलिश फ्लैग का हम टारगेट निकालें, ये देखिए प्राइस यहां से रिकवर हुई, यहां पे गई और इसने यहां पर ये बुलिश फ्लैग का टारगेट हम यहां से इसको प्रोजेक्ट करेंगे। तो ये देखिए ये टारगेट क्या निकल के आ रहा है, ये टारगेट 26,100 के आसपास आ रहा था और एक एक्सपेक्टेड था कि इस जगह पे करेक्शन होगा। ये तो पहले से मालूम था क्योंकि इस बुलिश फ्लैग का टारगेट है, और इसके बाद 61.8% का टारगेट अचीव होने के बाद करेक्शन चालू हुआ। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ये करेक्शन हो रहा है। अब ये करेक्शन में क्या बेयर मार्केट आएगा, चिंता का विषय केवल वो है। लेकिन जब करेक्शन में बेयर मार्केट नहीं आता और ट्रेंड का रिजम्पशन होगा, या इवन बेयर मार्केट भी आता है और ट्रेंड का रिजम्पशन होता है, तो फिर टारगेट इसका 36,000 निकल के आ रहा है, जो बहुत प्रॉमिसिंग टारगेट है। अब अगर बेयर मार्केट आना है तो बेयर मार्केट में हम सभी जानते हैं कि निफ्टी को अपने पीक से 20% कम से कम तोड़ना होगा। तो यहां पर अगर देखें पीक इसका 26,277, और इसमें अगर 20% का ड्रॉडाउन होता है तो फिर लेवल आता है 21,021। यानी 21,021 को जब तोड़ेगा तब जाके निफ्टी में बेयर मार्केट की शुरुआत हो। तो ये हमने अभी फिलहाल देखा, डिमांड एरिया को निकाला। अब वीकली चार्ट में चलते हैं। तो वीकली चार्ट में हम क्या देख रहे हैं कि वीकली चार्ट में एक और हमें रिट्रेसमेंट लेवल निकालने का मौका लग रहा है। वो कैसे लग रहा है, यहां पे एक मेजर गैप डाउन था मार्केट में और ये एक करेक्शन ही है जिसके बाद में ये इंपल्स का फॉर्मेशन हुआ। तो अगर इस कंप्लीट इंपल्स को अगर हम रिट्रेसमेंट करके देखें तो यहां से चलिए इसको रिट्रेसमेंट एनालिसिस करते हैं। तो यहां देखिए 78.6% लेवल आता है 24,426, ठीक है। और मार्केट जब 22 अक्टूबर को क्लोज हुआ तो ये है 24,472, मतलब काफी उसके करीब में आ चुका है। इसके अलावा प्राइस कहां पर है, EMA 21 पर है और उसके नीचे स्लाइटली क्लोज हुई है, क्योंकि EMA 21 है 24,500 और आज की क्लोजिंग है यानी 22 अक्टूबर 2024 की 24,472.10, और वो लेवल मिल गया 24,400, ठीक है। अब इसको रिट्रेसमेंट को अलग करते हैं और थोड़ा हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को देखते हैं। ये लास्ट करेक्शन हुआ तो निफ्टी ने EMA 21 पे सपोर्ट लिया, यहां पर EMA 21 को सपोर्ट लिया। ये इलेक्शन के टाइम के रिजल्ट के समय का बहुत मेजर करेक्शन था। यहां पे करेक्शन हुआ तो EMA 21 के नीचे क्लोज हुई प्राइस, बट सस्टेन नहीं की और रिकवर होके प्राइस ने एक नया हाई बनाया निफ्टी 50 ने। तो कहीं ना कहीं EMA 21 एक डायनेमिक सपोर्ट के रूप में एक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। अब यहां पर हम एक लेवल को और मार्क करते हैं, और वो लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पिन बार है। ये देखिए पिन बार है 5 अगस्त वाले वीक में। तो इस पिन बार का जो जो हाई है वो है 24,419। तो इसे मार्क कर लेते हैं 24,419, ठीक है। 24,419 ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से प्राइस रिकवर की थी और ये बुलिश पिन बार बना था 5 अगस्त 2024 वाले वीक में। और अभी हमने देखा कि 24,426 का लेवल निकला, जो 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल है। वो भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है क्योंकि वो डेरिवेटिव है गोल्डन रेशियो का। और इस कैंडल को ध्यान से देखें, पिन बार बनने के बाद जब प्राइस गैप डाउन ओपन हुई तो उसमें रिकवरी आई है और लार्ज लोअर शैडो का फॉर्मेशन। तो काफी हद तक ऐसा लग रहा है कि प्राइस सपोर्ट के पास में है। तो हम कंक्लूड क्या करते हैं वीकली चार्ट पे कि 24,200 से या 174 से
जो अभी हमने मंथली चार्ट में निकाला, से 24,400 का जो जोन है वो अभी भी ऐसा लग रहा है ये डिमांड जोन हो सकता है मार्केट में। क्या यहाँ पे हम कोई और ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं? तो यहां पर हम एक और ट्रेंड लाइन खींचने की कोशिश करते हैं। अल्टीमेटली हमें कॉन्फ्लुएंस का पता लगाना है। ये देखिए मैंने एक ट्रेंड लाइन खींची। ये ट्रेंड लाइन क्यों इंपॉर्टेंट है? प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, और ये ट्रेंड लाइन भी इसी जोन में इंटरवीन कर रही है जो अभी हमने डिमांड एरिया निकाला। एक चीज गौर करने वाली बात क्या है कि पिछले 2 वीक से वॉल्यूम घट रहा है लेकिन करेक्शन बढ़ रहा है, और प्रायर टू वीक की कैंडल स्पिनिंग टॉप थी, और उसके बाद ये वर्टिकल फॉल है जो करंट वीक में है। यहां से रिकवरी की संभावना को भी हम रूल आउट नहीं कर सकते। एक बार मोमेंटम पे नजर डालते हैं, तो मोमेंटम में देखिए अगर हम इस लेवल को इस लेवल से कंपेयर करें तो लॉस ऑफ मोमेंटम अधिक है, जबकि प्राइस का लॉस उतना नहीं है जितना मोमेंटम में लॉस हुआ है। तो ये एक प्रकार का मोमेंटम डिस्क्रिपेंसी है जो आरएसआई के ऊपर में नजर आ रहा है। अब डेली प्राइस चार्ट में चलते हैं। तो डेली प्राइस चार्ट में अगर पहले हम ट्रेंड एनालिसिस करें तो क्या ट्रेंड बेरिश है? एब्सोल्युटली नॉट फ्रेंड्स। अगर यहां देखिए तो ईएमए 21, ईएमए 55 के ऊपर है, इवन आज की डेट में जब इतना बड़ा करेक्शन हो गया है। तो एक पोटेंशियल पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि यहां पर एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन की शुरुआत हुई है। अब कॉम्प्लेक्स करेक्शन में एबीसीडी पैटर्न बनता है। ये ए हो सकता है, ये बी हो सकता है, ये सी है, और ये एक डी बन सकता है। ठीक है, अब डी में दो पॉसिबिलिटी है, एक टिपिकल एबीसीडी पैटर्न बने और एक एक्सटेंडेड एबीसीडी पैटर्न बने। तो चलिए हम उसके लेवल को भी निकालते हैं एबीसीडी पैटर्न के अनुसार। तो अगर हम इसको ऐसे प्रोजेक्ट करें मेजर करके, तो आप देखिए यहां पर एक तो लेवल आ गया 24,340 का लेवल, जो टिपिकल एबीसीडी पैटर्न है जिसके करीब पहुंच रहा है, जहां पे 24,419 एक सपोर्ट है, और ये सपोर्ट ये प्राइस ने कंसोलिडेट किया है, इसका करीब करीब अपर फाइबर है जिसे हम राउंड अप करके देख सकते हैं 24,400। और यहां पे लेवल क्या निकला 127.2% का एक्सपांशन का 24,340। तो इसका मतलब 24,300 से 24,400 एक इंटरमीडिएट सपोर्ट है, और उससे बहुत ज्यादा दूर निफ्टी नहीं है। लेकिन अगर एक्सटेंडेड एबीसीडी पैटर्न बना तो फिर दोस्तों वो लेवल आता है 161.8% का 23,830। इसका मतलब ये है कि प्राइस इस लेवल के भी थोड़ा नीचे जा सकती है, और एक यहाँ पे माइनर सा गैप है, ये इस जोन में प्राइस फिर जा सकती है। तो एक ये पॉसिबिलिटी नजर आई। अब यहाँ पे भी मोमेंटम को चेक करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर आरएस को हम देखते हैं और उसे कंपेयर करते हैं निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स से, तो कहीं ना कहीं रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है निफ्टी 50 की टोटल मार्केट से बेहतर है। तो मतलब लार्ज कैप में उतनी वीकनेस नहीं है जितनी ब्रॉडर मार्केट में वीकनेस है। इसके अलावा अगर हम आरएसआई को देखें तो ये आरएसआई में वीकनेस है, 40 के नीचे में आ गया है, और कोई भी बुलिश डाइवर्जेंस नजर नहीं आ रहा है। समझते हैं इजराइल वार जो चल रहा है क्या उसका इफेक्ट हो सकता है स्टॉक मार्केट के ऊपर में? क्योंकि हिस्टोरिकली जियोपॉलिटिकल टेंशंस या टेरर अटैक्स समय समय पे होते रहे। अगर दुनिया के इतिहास को देखा जाए तो सबसे बड़े वार्स कौन से हुए हैं? एक तो वर्ल्ड वार 1 है जो 1914 से 18 के बीच में है। तो उस वार के बाद जो ग्रेटेस्ट बेयर मार्केट आया हिस्टोरिकली वो 1929 में आया। तो वर्ल्ड वार 1 के खत्म होने के 9-10 साल के बाद अब सेकंड था वर्ल्ड वार 2 जो 1939 से लेकर 1945 के बीच में था, और बहुत सारे इसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशन से टेरर अटैक्स। तो समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में वार का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये आपके स्क्रीन के ऊपर में बहुत सारे जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हुए हैं और स्टॉक मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया है उसकी शीट है, और ये इवेंट्स है 1941 से। तो पर्ल हार्बर अटैक हुआ, नॉर्थ कोरिया ने इन्वेट किया साउथ कोरिया के ऊपर में,
हंगेरियन अपराइजिंग हुआ, इस तरह से बहुत सारे वार हैं, इराक वार है, म्यूनिक ओलंपिक्स है जिसमें प्रॉब्लम्स आए थे, सऊदी अरामको ड्रोन स्ट्राइक है। ये सारे वार को अगर देखें या इवेंट को देखें तो इसमें इवेंट स्टार्ट होने के बाद मार्केट में एक माइनर सा सेंटिमेंट्स में फर्क पड़ा और मार्केट थोड़ा सा गिरा। लेकिन ये टोटल ड्रॉडाउन जो है, ये कोई भी ड्रॉडाउन ऐसा नहीं है जो बेयर मार्केट में परिवर्तित। सबसे बड़ा ड्रॉडाउन था पर्ल हार्बर अटैक 1941 में, जिस समय पे वर्ल्ड वार 2 भी चल रहा था, तो वो ड्रॉडाउन था 19.8% का, मतलब बेयर मार्केट उस समय भी अवॉइड हुआ। ये सारे इवेंट्स 1941 से लेकर अगर हम इसे टेबुलेट करें और इसका मीडियन निकालें, एवरेज निकालें, एवरेज ड्रॉडाउन जो निकल के आता है वो सिर्फ 5% का आता है और 22 दिन तक मार्केट में ट्रबल रहा है, उससे ज्यादा ट्रबल नहीं है अगर एवरेज डेटा की हम बात करें। कंक्लूजन क्या निकल रहा है, अगर इसे हम समराइज करें तो पहला कंक्लूजन निकलता है कि अभी भी एक आशा है स्टॉक मार्केट में कि स्टॉक मार्केट बेयर मार्केट को अवॉइड कर सके, क्योंकि वो सपोर्ट के पास में। तो जब तक 24,000 के नीचे मार्केट नहीं जाता है तब तक अभी भी उम्मीद बनी रहेगी कि मार्केट रिकवर कर सकता। नंबर 2, इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो हिस्टोरिकली हमने देखा, वर्ल्ड वार 2 को देखा, वर्ल्ड वार 1 को देखा, बहुत सारे जियोपॉलिटिकल टेंशंस देखे, किसी भी वक्त में वो टेंशन इतने हावी नहीं हो पाए स्टॉक मार्केट में कि स्टॉक मार्केट को बेयर मार्केट की टेरिटरी में ले जा सके। अब ऐसा भी नहीं है कि जो अभी तक इतिहास में नहीं हुआ है, पिछले 100 साल में नहीं हुआ है, वो आगे नहीं हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम अवेलेबल इनपुट्स जो हैं इस इंफॉर्मेशन एज में उन्हें इस्तेमाल करें मार्केट को एनालाइज करने के लिए या किसी भी कंडीशंस को एनालाइज करने के लिए। तो आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में इंतजार होगा कि आपको क्या लगता है कि मार्केट बेयर मार्केट को अवॉइड कर पाएगा अथवा नहीं कर पाएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।